किताब फुंदने सादत हसन मंटो। कहानी दोदा पहलवान। स्कूल में पढ़ता था तो शहर का हसीन तरीन लड़का मुतसव्विर होता था। उस पर बड़े बड़े अमृत परस्तों के दरमियान बड़ी खूंखार लड़ाइयाँ हुईं। एक दो इसी मामले में मारे भी गए। वो वाकई हसीन था, बड़े मालदार घराने का चश्मो चराग था, इसलिए उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर जिस मैदान में वो कूद पड़ा था उसको एक मुहाफिज की ज़रूरत थी जो वक्त पर उसके काम आ सके। शहर में यूं तो सैकड़ों बदमाश और गुंडे मौजूद थे जो हसीनो जमील सलाहू के एक इशारे पर कट मरने को तैयार थे, मगर दोदे पहलवान में एक निराली बात थी। वो मुफलिस था, बहुत बदमिजाज और अक्खड़ तबीयत का था, मगर इसके बावजूद इसमें ऐसा बांकपन था कि सलाहू ने उसको देखते ही पसंद कर लिया और उसकी दोस्ती हो गई। सलाहू को दोदे पहलवान की रफ़ाकत से बहुत फ़ायदे हुए। शहर के दूसरे गुंडे जो सलाहू के रास्ते में रुकावटें पैदा करने का मूजिब होते थे, दोदे की वजह से खामोश रहे। स्कूल से निकलकर सलाहू कॉलेज में दाखिल हुआ तो उसने और पर पुर्जे निकाले और थोड़े ही अरसे में उसकी सरगर्मियाँ नया रुख इख्तियार कर गईं। इसके बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि सलाहू का बाप मर गया। अब वो इसकी तमाम जायदाद अमलाक का वाहिद मालिक बन गया। पहले तो उसने नकदी पर हाथ साफ किया, फिर मकान गिरवी रखने शुरू किए। जब 2 मकान बिक गए तो हीरा मंडी की तमाम तवाइफें सलाहू के नाम से वाकिफ़ थीं। मालूम नहीं उसमें कहाँ तक सदाकत है, लेकिन लोग कहते थे कि हीरा मंडी में बूढ़ी नायिकाएँ जवान बेटियों को सलाहू की नज़रों से छुपा छुपा कर रखती थीं, मुबादा वो उसके हुस्न के चक्कर में फंस जाएं। इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद, जैसा कि सुनने में आया था, कई कवारी तवाइफ ज़ादियाँ उसके इश्क में गिरफ्तार हुईं और उल्टे रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी के सुनहरे अय्याम उसके तलव्वुन की नज़र कर बैठीं। सलाहू खुल खेल रहा था। दोदे को मालूम था कि ये खेल देर तक जारी नहीं रहेगा। वो उम्र में सलाहू से दुगना बड़ा था। उसने हीरा मंडी में बड़े बड़े सेठों की खाक उड़ते देखी थी। वो जानता था कि हीरा मंडी एक ऐसा अंधा कुआं है जिसको दुनिया भर के सेठ मिलकर भी अपनी दौलत से नहीं भर सकते, मगर वो उसको कोई नसीहत नहीं देता था। शायद इसलिए कि वो जहां दीदा होने के बायस अच्छी तरह समझता था कि जो भूत उसके हसीनो जमील बाबू के सर पर सवार है उसे कोई टोना टोटका नहीं उतार सकता। दोदा पहलवान हर वक्त सलाहू के साथ होता था। शुरू में जब सलाहू ने हीरा मंडी का रुख किया तो उसका ख्याल था कि दोदा भी उसके ऐश में शरीक होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे मालूम हुआ कि इसको इस किस्म के ऐश से कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसमें वो दिन रात गर्क रहता था। वो गाना सुनता था, शराब पीता था, तवाइफों से फोहश मजाक भी करता था, मगर उससे आगे कभी नहीं गया था। उसका बाबू रात रात भर अंदर किसी माशूक को बगल में दबाए पड़ा रहता और वो बाहर किसी पहरेदार की तरह जागता रहता। लोग समझते थे कि दोदे ने अपना घर भर लिया है, दौलत की लूट मची है, में उसने यकीनन अपने हाथ रंगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब सलाहू दाद ऐश देने निकलता था तो हज़ारों नोट दोदे ही की तहवील में होते थे, मगर ये सिर्फ उसी को मालूम था कि पहलवान ने उनमें से एक पाई भी कभी इधर उधर नहीं की। उसको सिर्फ सलाहू से दिलचस्पी थी जिसको वो अपना आका मानता समझता था, और ये लोग भी जानते थे कि दादू किस हद तक उसका ग़ुलाम है। सलाहू उसको डांट डपट लेता था, बाज़ औक़ात शराब के नशे में उसे मार पीट भी लेता था, मगर वो खामोश रहता था। हसीनो जमील सलाहू उसका माबूद था, वो उसके हुजूर कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता था। एक दिन इत्तफाक से दोदा बीमार था। सलाहू रात को हस्बे मामूल ऐश करने के लिए हीरा मंडी पहुंचा। वहां किसी तवाइफ के कोठे पर गाना सुनने के दौरान में उसकी झड़प एक तमाशबीन से हो गई और हाथापाई में उसके माथे पर हल्की सी खराश आ गई। दोदे को जब इसका इल्म हुआ तो उसने दीवार के साथ टकरे मार मार कर अपना सारा सर ज़ख्मी कर लिया। ख़ुद को बेशुमार गालियाँ दी, बहुत बुरा भला कहा। उसको इतना अफसोस हुआ कि 10-15 दिन तक सलाहू के सामने उसका सर झुका रहा, एक लफ्ज़ भी उसके मुंह से ना निकला। उसको ये महसूस होता था कि उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। चुनांचे लोगों ने बयान किया है कि वो बहुत देर तक नमाज़ें पढ़ पढ़ कर अपने दिल का बोझ हल्का करता रहा।
सलाहू की वो इस तरह खिदमत करता था जिस तरह पुराने किस्से कहानियों के वफादार नौकर करते हैं। वो उसके जूते पॉलिश करता था, उसके पाँव दाबता था, उसके चमकीले बदन पर मालिश करता था, उसके हर आराम और आसाइश का ख्याल रखता था जैसे वो इसके बतन से पैदा हुआ है। कभी कभी सलाहू नाराज़ हो जाता। ये वक्त दादू पहलवान के लिए बड़ी आजमाइश का वक्त होता था। दुनिया से बेजार हो जाता, फ़कीरों के पास जाकर तावीज़ गंडे लेता, ख़ुद को तरह तरह की जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाता। बिल आखिर जब सलाहू मौज में आकर उसे बुलाता तो उसे ऐसा महसूस होता कि दोनों जहान मिल गए हैं। दोदे को अपनी ताकत पर नाज नहीं था, उसे ये भी घुमंड नहीं था कि वो छुरी मारने के फ़न में यकता है। उसको अपनी ईमानदारी और अपने खुलूस पर भी कोई फ़ख्र नहीं था, लेकिन वो अपनी इस बात पर बहुत नाज़ा था कि लंगोट का पक्का है। वो अपने दोस्तों यारों को बड़े फ़ख्र और इब्तिहाज से बताता था कि उसकी जवानी में सैकड़ों मर्द मार औरतें आईं। मित्रों के बड़े बड़े मंत्र उस पर फूंके, मगर वो शाबाश है उसके उस्ताद को, लंगोट का पक्का रहा। ये बड़ नहीं थी। उन लोगों को जो दोदे पहलवान के लंगोटिए थे अच्छी तरह मालूम था कि उसका दामन औरत की तमाम आलाइशों से पाक है। मुतअद्दिद बार कोशिशें की गईं कि वो गुमराह हो जाए, मगर नाकामी हुई। वो साबित कदम रहा। ख़ुद सलाहू ने कई बार उसका इम्तिहान लिया। अजमेर के उर्स पर उसने मीरठ की एक काफिर अदा तवाइफ अनवरी को इस बात पर आमादा किया कि वो दोदे पहलवान पर डोरे डाले। उसने अपने तमाम गुर इस्तेमाल कर डाले, मगर दोदे पर कोई असर ना हुआ। उर्स ख़त्म होने पर जब वो लाहौर रवाना हुए तो गाड़ी में उसने सलाहू से कहा, बाऊ बस अब मेरा कोई और इम्तिहान ना लेना। ये साली अनवरी बहुत आगे बढ़ गई थी, तुम्हारा ख्याल था, वरना गला घोंट देता हरामजादी का। इसके बाद सलाहू ने उसका और कोई इम्तिहान ना लिया। दोदे के ये तंबीही अल्फाज काफ़ी थे जो उसने संगीन लहजे में अदा किए थे। सलाहू ऐशो इशरत में बदस्तूर गर्क था, इसलिए कि अभी 3-4 मकान बाकी थे। हीरा मंडी की तमाम काबिल ज़िक्र तवाइफ़ें एक एक करके उसके पहलू में आ चुकी थीं। अब उसने छोटे जामों का दौर शुरू कर दिया था। इसी दौरान में एकदम जाने कहाँ से एक तवाइफ अलमास पैदा हो गई जो एकदम सारी हीरा मंडी पर छा गई। देखा किसी ने भी नहीं था, मगर इसके बावजूद उसके हुस्न के चर्चे आम थे। हाथ लगाए मैली होती है, पानी पीती है तो उसके शफ़ाफ हलक में से नज़र आता है। हिरनी की सी आंखें हैं जिनमें खुदा ने अपने हाथ से सुरमा लगाया है। बदन ऐसा मुलायम कि निगाहें फिसल फिसल जाती हैं। सलाहू जहाँ भी जाता था इस परी चेहरा और हूर शमाइल माशूका के हुस्न जमाल की बातें सुनता था। दोदे पहलवान ने फ़ौरन पता लगाया और अपने बाबू को बताया कि ये अलमास कश्मीर से आई है, वाकई खूबसूरत है। उधेड़ उमर की माँ उसके साथ है जो उस पर बहुत कड़ी निगरानी रखती है, इसलिए कि वो लाखों के ख्वाब देख रही है। जब अलमास का मुजरा शुरू हुआ तो उसके कोठे पर सिर्फ वही साहिब सरवत जाते थे जिनका लाखों का कारोबार था। सलाहू के पास अब इतनी दौलत नहीं थी कि वो उन तगड़े दौलतमंद अयाशों का मुकाबला खम ठोंक कर सके। 8-10 मुजरों ही में उसकी हिजामत हो जाती। चुनाचे वो इसी ख्याल के तहत खामोश रहा और पेचोताप खाता रहा। दोदा पहलवान अपने बाबू की ये बेचारगी देखता तो उसे बहुत दुख होता, मगर वो क्या कर सकता था। उसके पास था ही क्या, सिर्फ एक उसकी जान थी, मगर वो इस मामले में क्या काम दे सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद आखिर दोदे ने एक तरकीब सोची जो ये थी कि सलाहू अलमास की माँ इकबाल से राब्ता पैदा करे, उस पर यह जाहिर करे कि वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया है। इस तरह जब मौका मिले तो अलमास को अपने कब्ज़े में ले ले। सलाहू को ये तरकीब पसंद आई, चुनाचे फ़ौरन उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। इकबाल बहुत खुश हुई कि इस ढलती उम्र में उसे सलाहू जैसा खूबरू चाहने वाला मिल गया। ये सिलसिला देर तक जारी रहा। इस दौरान में सैकड़ों मरतबा अलमास सलाहू के सामने आई। बाज़ औक़ात उसके पास बैठकर बातें भी करती रही और उसके हुस्न से काफ़ी मुतासिर हुई। उसको हैरत थी कि वो उसकी माँ से क्यों दिलचस्पी ले रहा है जबकि वो उसकी आंखों के सामने मौजूद है। लेकिन इसकी ये हैरत बहुत देर तक कायम ना रही। उसको सलाहू की हरकत और सकनात से मालूम हो गया कि वो चाल चल रहा है। इस इंकशाफ से उसे खुशी हुई। अंदरूनी तौर
طور پر اس کے احساس سے جوانی کو بڑی ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں ایک دن سلاہو کا ذکر آیا تو الماس نے اس کی خوبصورتی کی تعریف ذرا چٹخارے کے ساتھ بیان کی، جو اس کی ماں اقبال کو بہت ناگوار معلوم ہوئی۔ چنانچہ ان دونوں میں خوب چخ ہوئی۔ الماس نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ سلاہو اسے بے وقوف بنا رہا ہے۔ اقبال کو بہت دکھ ہوا۔ یہاں اب بیٹی کا سوال نہیں تھا بلکہ رقیب کا یا موت کا۔ چنانچہ دوسرے روز جب سلاہو آیا تو اس نے سب سے پہلے اس سے پوچھا، آپ کسے پسند کرتے ہیں، مجھے یا میری بیٹی الماس کو؟ سلاہو عجب مخمصے میں گرفتار ہو گیا۔ سوال بڑا ٹیڑھا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کو بالآخر یہی کہنا پڑا، تمہیں، میں تو صرف تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اور پھر اسے اقبال کو مزید یقین دلانے کے لیے اور بہت سی باتیں گھڑنا پڑیں۔ اقبال یوں تو بڑی چالاک تھی مگر اس کو کسی حد تک یقین ہی آ گیا، شاید اس لیے کہ وہ اپنی عمر کے ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے چند جھوٹی باتوں کو بھی سچا سمجھنا ہی پڑتا تھا۔ جب یہ بات الماس تک پہنچی تو وہ بہت جز بز ہوئی۔ جو ہی اسے موقع ملا اس نے سلاہو کو پکڑ لیا اور اس سے سچ اگلوانے کی کوشش کی۔ سلاہو زیادہ دیر تک اس کی جرح برداشت نہ کر سکا۔ آخر اسے ماننا ہی پڑا کہ اسے اقبال سے کوئی دلچسپی نہیں، اصل میں تو الماس کا حصول ہی اس کے پیش نظر ہے۔ یہ قبولوانے پر الماس کی تسلی ہو گئی مگر وہ لگاؤ جو اس کے دل و دماغ میں سلاہو کے متعلق پیدا ہوا تھا غائب ہو گیا، اور اس نے ٹھیٹھ طوائف بن کر اپنی ماں کو سمجھایا کہ بچپنا چھوڑو اور اس سے میرے دام وصول کرو، تمہیں وہ کیا دے گا۔ اپنی لڑکی کی یہ عقل والی بات اقبال کی سمجھ میں آ گئی اور وہ سلاہو کو دوسری نظر سے دیکھنے لگی۔ سلاہو بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کا وار خالی گیا ہے۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ نیلام میں الماس کی سب سے بڑھ کر بولی دے۔ دودے پہلوان نے ادھر ادھر سے کرید کر معلوم کیا کہ الماس کی نتنی اتر سکتی ہے اگر سلاہو 25,000 روپے اس کی ماں کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ سلاہو اب پوری طرح جکڑا جا چکا تھا۔ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ تھا۔ اس نے 2 مکان بیچے اور 25,000 روپے حاصل کر کے اقبال کے پاس پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اتنی رقم پیدا نہیں کر سکے گا۔ جب وہ لے آیا تو وہ بوکھلا سی گئی۔ الماس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس سے کہو کہ ہمارے ساتھ کلیر شریف کے عرس پر چلے۔ سلاہو کو جانا پڑا اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پورے 15,000 روپے مجروں میں اڑ گئے۔ اس کی ان تماش بینوں پر جو عرس میں شریک ہوئے تھے دھاک تو بیٹھ گئی تھی مگر اس کے 25,000 روپوں کو دیمک لگ گئی تھی۔ واپس آئے تو باقی کا روپیہ آہستہ آہستہ الماس کی فرمائشوں کی نظر ہو گیا۔ دودا اندر ہی اندر غصے سے کھول رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اقبال اور الماس دونوں کا سر اڑا دے مگر اسے اپنے بابو کا خیال تھا۔ اس کے دل میں بہت سی باتیں تھیں جو وہ سلاہو کو بتانا چاہتا تھا مگر بتا نہیں سکتا تھا۔ اس سے اسے اور بھی جھنجھلاہٹ ہوتی تھی۔ سلاہو بہت بری طرح الماس پر لٹو تھا۔ 25,000 روپے ٹھکانے لگ چکے تھے۔ اب وہ 10,000 روپے اس مکان کو گروی رکھ کر اجاڑ رہا تھا جس میں اس کی نیک سیرت ماں رہتی تھی۔ یہ روپیہ کب تک اس کا ساتھ دیتا؟ اقبال اور الماس دونوں جوں کی طرح چمٹی ہوئی تھیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس پر نالش ہوئی اور عدالت نے قرقی کا حکم دے دیا۔ سلاہو بہت پریشان ہوا۔ اسے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو اسے قرض دیتا۔ لے دے کے ایک مکان تھا سو وہ بھی گروی تھا اور قرقی آئی ہوئی تھی، اور بیلف صرف دودے پہلوان کی وجہ سے رکے ہوئے تھے جس نے ان کو یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد روپے کا بندوبست کر دے گا۔ سلاہو بہت ہنسا تھا کہ دودا کہاں سے روپے کا بندوبست کرے گا۔ 100-200 روپے کی بات ہوتی تو اسے یقین آ جاتا مگر پورے 10,000 روپے کا تھا۔ چنانچہ اس نے پہلوان کا بڑی بے دردی سے مذاق اڑایا کہ وہ اس کو طفل تسلیاں دے رہا ہے۔ پہلوان نے یہ لان تان خاموشی سے برداشت کی اور چلا گیا۔ دوسرے روز آیا تو اس کا شنگرف ایسا چہرہ زرد تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بستر علالت پر سے اٹھ کر آیا ہے۔ سر نوڑا کر اس نے اپنے ڈب میں سے رومال نکالا جس میں 100 کے کئی نوٹ تھے اور سلاہو سے کہا، لے باؤ، لے آیا ہوں۔ سلاہو نے نوٹ گنے، پورے 10,000 تھے۔ ٹکر ٹکر پہلوان کا منہ دیکھنے لگا۔ یہ روپیہ کہاں سے پیدا کیا تم نے؟ دودے نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، ہو گیا پیدا کہیں سے۔
سلاہو قرکی کو بھول گیا۔ اتنے سارے نوٹ دیکھے تو اس کے قدم پھر الماس کے کوٹھے کی طرف اٹھنے لگے، مگر پہلوان نے اسے روکا۔ نہیں باؤ، الماس کے پاس نہ جاؤ، یہ روپیہ قرکی والوں کو دے دو۔ سلاہو نے بگڑے ہوئے بچے کی مانند کہا، کیوں؟ میں جاؤں گا الماس کے پاس۔ دودے نے کڑے لہجے میں کہا، تو نہیں جائے گا۔ سلاہو طیش میں آ گیا، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ دودے کی آواز نرم ہو گئی، میں تیرا غلام ہوں باؤ، پر اب الماس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دودے کی آواز میں لرزش سی پیدا ہو گئی، نہ پوچھ باؤ، یہ روپیہ مجھے اسی نے دیا ہے۔ سلاہو قریب قریب چیخ اٹھا، یہ روپیہ الماس نے دیا ہے؟ تمہیں دیا ہے؟ ہاں باؤ، اسی نے دیا ہے۔ مجھ پر بہت دیر سے مرتی تھی سالی، پر میں اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ تجھ پر تکلیف کا وقت آیا تو میرے دل نے کہا، دودے چھوڑ اپنی قسم کو، تیرا باؤ تجھ سے قربانی مانگتا ہے۔ سو میں کل رات اس کے پاس گیا اور اس سے یہ سودا کر لیا۔ دودے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔